नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय उस टैरिफ डील की जिसको लेकर के पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और बार बार उसकी डेट को बदलते हैं। 1 अगस्त तक के लिए मोहलत दी गई है। ट्रम्प साहब कभी कहते हैं कि जो लोग उन्हें चैलेंज करेंगे या उनकी करेंसी को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाएंगे। हालांकि अभी तक उनके टैरिफ को लेकर के हैंडल विद केयर और वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है कंट्रीज की। ना कोई ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है, ना कोई बेचैन दिखाई दे रहा है कि क्या होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब के आने के बाद और उनकी जिस तरह की स्थितियां हैं, उनकी बयानबाजी है, उनकी वर्किंग स्टाइल है, हर कोई नए रास्ते तलाश रहा है जो गोपनीय रूप से, और रास्ते मिल भी सकते हैं क्योंकि ग्लोबली कई पार्टनर इस बात को लेकर के तैयार रहते हैं। चाइना, रसिया या यूं कहूं कि तमाम विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र दोनों ही परेशान हैं ट्रम्प साहब की इस वर्किंग स्टाइल से। क्या होगा, क्योंकि अमेरिकन खुद बेचैन हैं कि ट्रम्प साहब हमें लेके कहां जाएंगे। तो चले इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। और मुद्दे अभी बनता है ब्रिक्स ब्राजील में जो हुआ और अभी कंपनी हुआ है उसको लेकर के, और ब्राजील को तो सीधा ही टारगेट किया है। लेकिन क्या ब्रिक्स देश अभी किसी तरह से डरे और सहमे हुए हैं या फिर उत्सुक हैं कि चलिए इस काम को निपटाइए और अमेरिका के साथ डील कर डालें। इस पूरे मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व IFS हैं और कई जगह भारत की ओर से राजनीतिक सेवाएं दी इन्होंने। प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं, और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण नए तलाशे जा रहे हैं उसमें वास्तव में क्या असर पड़ेगा। क्या मिडिल एशिया को किसी तरह के सामरिक दृष्टि से अपने नए आयाम तलाशने होंगे या फिर सुरक्षा कहीं छिन्न भिन्न हो सकती है, और तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं गुप्ता सर आपके पास में आना चाहूँगा। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद एक अंदेशा था, आपने करोड़ी सिंह जी हल्का सा हिंट दिया था पिछली बार जब हम ब्रिक्स सम्मेलन से पहले की मीटिंग में थे कि देखिए इसका मजमून तो तैयार होगा लेकिन जब आएगा, और उसके बाद में ट्रम्प का क्या रिएक्शन होता है। तो यह फिर से सर कि इसी तरह से ट्रम्प साहब भी बयान दे सकते हैं। नमस्कार योगेंद्र जी सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और हमारे को पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने बड़ा एक कीवर्ड बोला अपने इंट्रोडक्शन में कि हैंडल विद केयर। तो ये जो ट्रम्प जो है, सबसे पहले तो ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति है। इसको मर्क्यूरियल कहते हैं अंग्रेजी में। ये कंप्लीटली क्रेजी नहीं है बट मर्क्यूरियल है। आपने देखा कि उसका रिलेशनशिप जो अपने बड़े क्लोज दोस्त हैं उनके साथ भी ओवरनाइट इतना बिगड़ जाता है कि जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। अब इन्होंने जापान और कोरिया जो दो इनके बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं एशिया में, इनके अगेंस्ट में भी टैरिफ लगा दिया। तो ये इसकी थोड़ा ओरिजिन समझे अपन टैरिफ का। देखिए, एक तो अमेरिका का ये जेन्युइन कंसर्न था कि उनका ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ता चला जा रहा है और वो करीब 700 से 800 बिलियन डॉलर पर ईयर है। उसमें सबसे ज्यादा रोल चाइना का है जो करीब 300 बिलियन डॉलर डेफिसिट चाइना के थ्रू होता है। इंडिया से तो जो डेफिसिट था लास्ट ईयर वो करीब 45 बिलियन डॉलर था, लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट और रॉयल्टीज वगैरह को मिला के देखें तो वो एक्चुअली यूएस के फेवर में जाता है, अप्रोक्सीमेटली 40 बिलियन डॉलर्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनकी चाइना से है, लेकिन फिर भी ट्रम्प ने ये एक इसको कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ,
टैरिफ को इन्होंने वेपनाइज कर दिया है, क्योंकि ये एक बड़ी कंट्री है जहां सभी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं और सभी कंट्रीज का ट्रेड जो है वो अफेक्ट होगा। तो इस वजह से इन्होंने ये उठाया कि चलिए अपन धमकियां देके लोगों को टैरिफ कंसेशंस के लिए वो बाध्य करते हैं। इन्होंने पहले 90 डेज का ग्रेस पीरियड दिया था, उसमें कहा था 90 डेज में 90 डील्स उनके होंगे, लेकिन एक्चुअली इनके 2 ही डील हुए हैं 90 डेज में। यूके के साथ हुआ है और दूसरा वियतनाम के साथ हुआ है। और वो कहते हैं कि मिनी डील चाइना के साथ हुआ है, लेकिन वो कोई ऐसा डील नहीं है जिसको आप डील कह सकें। अब इनके मेजर 3-4 पार्टनर जो हैं उसमें से एक तो यूरोपियन यूनियन है, एक इंडिया है, फिर जापान है और कोरिया है। इनके साथ इनके मेजर डील्स होने हैं। तो इंडिया को अभी भी इन्होंने कुछ हद तक एक्स्ट्रा टैरिफ से बचा के रखा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, और उनके साथ अगर ओवरऑल डेफिसिट ट्रेड को देखें, ओवरऑल तो अमेरिका का सरप्लस है अबाउट $40 बिलियन का, अगर हम आर्म्स इंपोर्ट्स की बात करें तो इन सबको ध्यान में रख के मेरे ख्याल से उसने सोचा होगा कि अभी इंडिया को नाराज करना ठीक नहीं है। अब हमारे साथ जो 3 चीजें हैं जो इनको हमें समझना चाहिए, जिनके ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। पहला है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अमेरिका के पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा सरप्लस है और ज्यादातर प्रोडक्ट्स उनकी जीएमओ है। तो उनको वो चाहते हैं कि मार्केट मिले और वो इंडिया को इनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और इनको फ्री एक्सपोर्ट करने से हमारे मिलियंस ऑफ फार्मर्स को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टफ रहना पड़ेगा किसी भी हालत में। दूसरा है डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। भारत मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और हमारे यहाँ मिल्क का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। हम वेजिटेरियन ज्यादातर लोग हैं, तो उसकी वजह से भी मिल्क का बहुत उपयोगिता है। तो अमेरिका वो भी चाहता है कि उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स और उनके मिल्क पाउडर और चीजें इंडिया को एक्सपोर्ट की जाए। इससे भी हमारे करोड़ों फार्मर्स को इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये 2 चीजें बड़ी सेंसिटिव है। तीसरी चीज है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। वो अलग से बात कर रहे हैं ट्रम्प। वो कह रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 200% का टैरिफ लगाने की वो सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा धक्का होगा भारत को, क्योंकि हमारे यहाँ से फार्मास्यूटिकल्स का करीब $10 बिलियन का एनुअल एक्सपोर्ट यूएसए को होता है, और ये सब जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर वो उस पर वो टैरिफ लगाएंगे तो इन प्रोडक्ट्स की कीमतें अमेरिका के मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और उसकी वजह से वहां का इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और गरीब लोगों को जो सस्ता इलाज अभी मिल रहा है इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की वजह से, वो उसको इम्पेक्ट करेगा। तो उनकी जो खुद की पॉलिसी है कि हर व्यक्ति को सस्ता इलाज दिया जाए, वो पॉलिसी भी इम्पेक्ट होगी। तो इन तीनों चीजों के ऊपर काफी इंटेंस डायलॉग चल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में। और अभी स्पेकुलेशन है कि शायद आज या कल में एक मिनी डील अराइव हो जाए। मिनी डील उसी तरह से जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में हुआ है। उसमें स्पेसिफिक्स लागू नहीं होंगे, बट बेसिकली सम गाइडलाइंस जो है वो एग्रीड अपॉन होंगी कि इतना टैरिफ, इतना % इंपोर्ट्स पे रहेगा और इतना % एक्सपोर्ट्स पे रहेगा। अब ये किस रूप में आता है, ये भारत सरकार की क्या नीति है वो देखने पे पता लगेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि भारत सरकार को अपने एग्रीकल्चरल फार्मर्स का और मिल्क प्रोड्यूसर्स का किसी भी कीमत पर प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी भारत सरकार को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी डील जो है नेगोशिएट किया जाए, वो ढंग से नेगोशिएट करना चाहिए जिसमें हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। तो यही जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो लागू होते हैं, और इनको समझ के ही हमारे जो भी नेगोशिएटर्स हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए इस डील को नेगोशिएट करेंगे। लेकिन ट्रम्प को हैंडल विद केयर करना पड़ेगा। ये भी नहीं कि आप डील नहीं करके को नाराज कर दें और वो बहुत ज्यादा टैरिफ कई चीजों पे लगा दें, उससे फिर हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो। इससे भी हमें बचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप ही की तरह एक विदेश मामलों के जानकार
कोई सज्जन थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक दौर है ये अभी, जिसे हम ट्रम्प का दौर कह सकते हैं, और पूरी दुनिया ही इससे प्रभावित है। आज है कल निकल जाएगा, जितना समय उनका निकले, क्योंकि अमेरिकन भी बहुत परेशान है उनकी नीतियों से। केवल दुनिया नहीं है, खुद उनके अपने जो डोमेस्टिक वहाँ के सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी काफी परेशान हैं कि ट्रम्प की पॉलिसी क्या, आखिर चाहते क्या है। क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटीज इंक्रीज करेंगे तो दुनिया के अलग जो मुल्क हैं जहां से अमेरिका इंपोर्ट करता है, वो भी प्रभावित होगा। अंतोगत्वा असर किस पे पड़ेगा? पब्लिक पे पड़ेगा, कि उनको महंगी चीजें खरीदनी होंगी। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिकन दुनिया पे डिपेंड है। चलिए, मैं करोड़ी सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, मैं जो रिपोर्ट्स देख पा रहा हूं और कुछ पिछले दिनों से सिलसिला चल रहा है, ये हो सकता है कि ये अमेरिका इंडिया पे प्रेशर बनाने की एक कोशिश कहूं या साजिश कहूं या फिर नापाक इरादे कहें ट्रम्प साहब के, वो चाइना से थोड़ा सा लिबरल होने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे अच्छे सप्लायर चेन के साथी हो सकते हैं बजाय इंडिया के। अगर ऐसा कहीं संभावना इसमें दिखाई देती है कि ये डील हो सकती है, तो क्या हमारे तोहफे को असर पड़ेगा उस? देखिए योगेंद्र जी, मैं दो बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अपने पिछले टर्म से इस टर्म में ज्यादा डिसरप्टिव है। लेकिन ट्रंप और उनके सलाहकारों का ये मानना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका अमेरिका के लिए सकारात्मक परिणाम निकलेगा, और जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है वो मिशन पूरा होगा। एक तो ये धारणा है। दूसरा यह है कि अमेरिका के प्रभुत्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसके तीन पक्ष थे। एक तो फाइनेंशियल सेक्टर पे पूरा अमेरिका का कंट्रोल होना ग्लोबल फाइनेंस में, जिसमें डॉलर का डोमिनेशन, और डॉलर का जो गोल्ड के साथ रिलेशन था वो भी 1971 में डिस्कनेक्ट कर दिया गोल्ड से। दूसरा है वहां की मिलिट्री, और तीसरा है टेक्नोलॉजी, और इन तीनों की वजह से प्रभुत्व था। लेकिन ट्रंप ने अब कुछ रियलाइज किया कि जो ब्रिक्स देश हैं वो अमेरिका के लिए चुनौती बन रहे हैं। इस वाली ब्रिक्स समिट ने, इससे पहले वाली ब्रिक्स समिट थी, उसमें विशेष रूप से साउथ अफ्रीका और ब्राजील का डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स करेंसी पे बहुत ज्यादा जोर था। तो ट्रंप ये एहसास है कि इंडिया से भी ज्यादा कहीं ब्राजील और साउथ अफ्रीका हैं वो एंटी अमेरिका स्टैंड ले रहे हैं, और इसीलिए ट्रंप ने अपना शपथ ग्रहण करते ही कहा कि मैं ब्रिक्स देशों पे अगर वो डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, अमेरिका के अगेंस्ट में बात करते हैं, तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। ये उस समय बात कह दी थी। भारत ने उससे पहले ही दिसंबर में ये कह दिया था कि भारत के विदेश मंत्री ने कि हम डी डॉलराइजेशन या ब्रिक करेंसी को सब्सक्राइब इस समय नहीं करते हैं, इस आइडिया को। तो भारत शुरू से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की तरफ है। अब ट्रंप ने जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो साउथ अफ्रीका और ब्राजील जिस तरीके से पहले वोकल थे उतने वोकल नहीं थे। इस समिट में जो घोषणा पत्र हुआ शायद अमेरिका का कुछ प्रभाव रहा, अमेरिका से भयभीत रहे होंगे, और भारत ने भी उसके लिए कोई जोर नहीं दिया। लेकिन ब्राजील के साथ एक अन्य समस्या है जिसकी वजह से उन्होंने ब्राजील को विशेष रूप से टारगेट किया है 10% एडिशनल टैरिफ के लिए। वो यह है कि जो बोल्सोनारो पहले प्रेसिडेंट थे वो ट्रंप के बहुत नजदीक थे, और ट्रंप पिछले टर्म में ये कहते थे कि ये तो ट्रंप ऑफ ट्रॉपिक्स हैं। तो अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। और जब ये लुला डी सिल्वा आए तो उन्होंने उसके विरुद्ध काम किया, या उस पे बहुत क्रिमिनल चार्जेस लगाए, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया, ऐसी बहुत सी बातें की। और उसको ट्रंप ने अभी कहा है कि उसकी बोल्सोनारो के साथ अन्याय हो रहा है, उसके केस विड्रॉ किया जाए। तो वो साथ साथ कह रहे हैं, इसलिए ब्राजील के लेके वो कुछ विशेष रूप से अगेंस्ट में हैं। उससे आगे बढ़े तो डॉलर का डोमिनेशन का एक अन्य कारण था कि जो इंटर कंट्री इंटर बैंक एक्सचेंज होता था वो स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा होता था। लेकिन चाइना जैसे देश ने अलग से एक अल्टरनेटिव डेवलप कर लिया है, तो इसलिए वो बड़ी चुनौती मान के चल रहे हैं। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जो चौथे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट थे जिनको बुलाया था ट्रंप ने, उस समय कहा था ब्रिक्स इज डेड,
ये हमारे प्रधानमंत्री के सामने ही उन्होंने कहा कि ब्रिक्स कुछ नहीं है। तो उनका एंटी ब्रिक्स स्टैंड है, वो ब्रिक्स को अमेरिका के प्रभुत्व के लिए चुनौती मान के चल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता ब्रिक्स उतना कोई सोलिडेरिटी वाला ग्रुप है कि अमेरिका के लिए चुनौती हो सकता है। अब आगे क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में? देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी है वो मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, डॉलर बेस्ड है। चाइना की इकोनॉमी है वो फिजिकल इकोनॉमी अमेरिका से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब दोनों का डोमेन अलग अलग होगा। अमेरिका की इकोनॉमी प्राइमरीली स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी उन पे बेस है, और चाइना की जो फिजिकल इकोनॉमी जितनी स्ट्रॉन्ग है उससे कट के अमेरिका अपना विकास नहीं कर सकता। अमेरिका के लिए संकट ज्यादा खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ भारत ने अपनी नीति में एक स्वायत्तता का दृष्टिकोण रखा, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। इसलिए अमेरिका पहले तो पाकिस्तान के समर्थन पे गया भारत के पे दबाव बनाने के लिए, उसके बाद आगे बढ़े। अब हमारे विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री, जब विदेश मंत्री वहां क्वेड की विदेश मंत्रियों की मीटिंग में गए हुए थे, उस समय जो बातचीत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी, उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, जिसमें वो भारत का क्रूशियल रोल मान के चलते थे चाइना को कंटेन करने के लिए। उससे अमेरिका शिफ्ट हो रहा है, क्यों? उनको मालूम है कि भारत इतना विश्वसनीय साथी अमेरिका का नहीं हो सकता, भारत अपनी स्वायत्तता बना के रखेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से भारत के साथ मिनी डील भी हो जाएगा अमेरिका की और ट्रंप की जिस तरह की दबाव की नीति है। तो आज अगर मैं ये मोटे रूप में कहूं तो दुनिया के सामने दुनिया किस तरह की होगी उसके 3 मॉडल है। एक चाइना का विजन है, एक अमेरिका का विजन है। क्या इंडिया एक थर्ड विजन के रूप में दुनिया को दे सकता है? जैसे डिजिटलाइजेशन है, पेमेंट सिस्टम है, दूसरे देशों से कोऑपरेशन करना, एक सॉफ्ट पावर के रूप में एमर्ज होना। अगर भारत का मॉडल विकसित हो जाता है दुनिया के अच्छी व्यवस्था के लिए, दुनिया की शांति के लिए, दुनिया की प्रगति के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं गांधी और बुद्धा का देश है, हम शांति की बात करते हैं, अगर वो भारत विकल्प के रूप में आता है तो ठीक है, नहीं तो भारत के लिए आगे के टाइम है वो बड़ा कठिन होगा। क्योंकि चाइना एक अलग मॉडल लिए हुए है, अमेरिका अलग मॉडल लिए हुए है, और अमेरिका मुझे लगता नहीं कि चाइना के साथ इस वक्त कोई कन्फ्रंटेशन चाहता है। अमेरिका भी शायद ये चाहता है कि चाइना से इस समय एंगेजमेंट रखे जाएं, नहीं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़े दुष्परिणाम होंगे, और अमेरिका में ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, अमेरिकन जनता अगेंस्ट में हो जाएगी, और हो सकता है निकट भविष्य में महाभियोग भी ट्रंप पे चलाया जा सके जिस तरह की ट्रंप की नीतियां हैं। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अमेरिकन खुद परेशान है। ट्रंप खुद जिस तरह की पॉलिसी को लेकर के कभी कहीं पे रिबेट देते हैं, लिबरल होने की कोशिश करते हैं, कभी डेट्स बढ़ाते हैं, यानी कि रूल्स को भी एक तरह से साइडलाइन करके वो मोनोपोली या मनमर्जी होती है उस तरह से। अभी तानाशाह जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास कहा जा सकता है कि ट्रंप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जब जचे इसकी जिसी को कि चले बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप पे टैक्स हम इतना लगा देंगे, अब आपको चलिए हम कुछ दिन के लिए लिबरल होकर के देते हैं। अभी भी उन्होंने पिछले दिनों भी रेसिप्रोकल जो एक टैरिफ की बात की थी, उन्होंने एक टाइम पीरियड के लिए 90 दिन बढ़ाया, 9 तारीख को वो पूरा भी हुआ। उसके बाद में अब 1 अगस्त से दिया। सबकी निगाहें थी कि 9 जुलाई को क्या होगा। खैर, लेकिन सुरक्षा इंतजाम या सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो वाकई अगर एशिया मिडिल एशिया की बात करें तो हम क्या कोई चिंता की बात है? चाइना की नजदीकियां क्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी इसको जैसे अभी करोड़ सिंह जी ने बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की है कि चाइना के साथ में इतनी जल्दी जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिबरल होकर के विश्व शांति सब कुछ चाहता है, लेकिन अमेरिका, रसिया और चाइना, वहां के लोग भी उसी तरह नजरिए से देखते हैं कि एक तरह से एनिमी प्लेटफॉर्म की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। तो वो इतना सहज नहीं होगा ट्रंप साहब के लिए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में और ओपन जो मार्केट है उसके लिहाज से संभव भी है। तो मैं अभी कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इस तरह की हलचल हो सकती है, क्योंकि ट्रंप साहब आप देख रहे होंगे कि कहीं पे किसी का सपोर्ट करते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, फिर कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, आप बंद हो जाइए। वो नई कुछ परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। समीकरण तो मैं नहीं कहूंगा, या नए
कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म वो दे रहे हो, लेकिन नई परिस्थितियां जरूर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं वो। तो अभी जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी गुप्ता साहब ने उसे क्लियर भी किया, हैंडल विद केयर और वेट एंड वॉच वाली स्थिति अभी जो भी रणनीतिकार हैं या सामरिक दृष्टि को समझते हैं वो इस स्थिति को भाप रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप को छोड़ के अब अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप लंबे समय से देखेंगे तो अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि दुनिया के हर जगह पे कोई ना कोई देश उनके कब्जे में हो, जिससे कि कोई जरूरत पड़ जाए तो दूसरे देश में कुछ अपना इन्फ्लुएंस करना हो या उसको कुछ बात मनवानी है तो उस जगह को इस्तेमाल करते हैं। आप मिडिल ईस्ट को ले लीजिए, इजराइल को हमेशा ठीक रखते हैं कि बाकी ये सारे के सारे ईरान, इराक, सीरिया, लिबनान, इन सबको वो दबा के रखे। ईरान को वो मरने देना नहीं चाहते कि ईरान खत्म हो जाएगा तो इजराइल फिर टोटल हो जाएगा, तो ईरान को वो फिर भी मतलब इतनी वो करते हैं और ऐसे समय पे वो उस लड़ाई को रोक देते हैं कि ये चालू। इसी तरह पाकिस्तान, आप पाकिस्तान वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ करते रहे और वो इस तरह की जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो हमारे जो सिक्योरिटी है उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस करते रहे, जिससे कि हम अपनी डिफेंस के जो वेपन्स हैं वो दूसरा अमेरिका से ले सकें, उसमें बहुत सारा पैसा खर्चें और अमेरिका से उनको खरीदें, क्योंकि आज के दिन अमेरिका जो वेपनरी है और जो एयरक्राफ्ट है इन सब चीजों में वो चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो उनका डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो एक बहुत बड़ा एक पोर्शन है उनकी ट्रेड का। और दूसरी बात है कि ट्रंप साहब ये नहीं सोचते कि ट्रेड एक अलग चीज है और बाकी फॉरेन पॉलिसी अलग चीज, वो इसको ओवरलैप कर देते हैं। जिस कंट्री से उनको वैसे मनमुटाव है या कोई ऐसी बात है तो उसको आर्म, जैसे अंग्रेजी में आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, तो वो ट्रेड डील के जरिए उसकी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे जो दो फील्ड अभी गुप्ता साहब ने जो बताए, एक एग्रीकल्चर और दूसरा डेयरी, वो दोनों ही एग्रीकल्चर ही समझो आप एक तरह से, जो मिल्क प्रोडक्ट्स और हमारे एग्रीकल्चर। हाँ, जो वहां के जो सरप्लस अमेरिका के जो ग्रेन्स हैं वो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे गुप्ता साहब ने बताया, वो वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो वो ज्यादा यहाँ पॉपुलर भी नहीं है और वो थ्रो अवे प्राइस पे वो अगर यहाँ भेजेंगे तो हमारे जो किसान हैं वो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हमारा जो किसानों का जो वैसे ही फार्म सेक्टर वैसे ही डिस्ट्रेस में है और ज्यादा डिस्ट्रेस में हो जाएगा। वही हाल डेयरी प्रोडक्ट्स का है। तो इस मामले में हमें फूक कर कदम रखना है, पर आप ये सोचकर कि हमारा ट्रंप के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात हैं, हमारे अमेरिका के साथ बहुत ताल्लुकात हैं, ये चीजें हमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। हमें अमेरिका और ट्रंप हमेशा वो करेंगे जो उनको खुद को फायदा करे। दूसरी बात क्या है कि ट्रंप को जिन लोगों का सपोर्ट था अमेरिका में, वो अमेरिकन हैं जो ज्यादा वेल टू डू नहीं है, काम कम कर रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है उसका वो लुत्फ लेके फायदा उठा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि फॉरेनर्स वहां आए, इमिग्रेंट्स वहां आए, जबकि जो उनके टेक्निकल एलिमेंट्स है काम करने वाले, किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, उसमें इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं। उनके चाहे इंजीनियर्स देख लो, डॉक्टर्स देख लो, तो वो उनसे चिड़े हुए हैं। तो ये इसी बात के ऊपर ट्रंप पिछली बार जीते थे और उसको बहुत ही ज्यादा करके अमेरिका फर्स्ट, ओनली अमेरिका, वो वाला एक उन्होंने स्लोगन लेके चुनाव जीता है। और ये जो ट्रेड को छोड़ना, 10% बढ़ाना, फिर इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सिर्फ उन्हीं अपने वही एक अमेरिकन तक जो है, जो वहां की पॉपुलेशन है, उसको भी इम्प्रेस कर रहे हैं और अपनी जो पॉपुलरिटी, ये जो वहां के एजुकेटेड लोगों में जो डाउन हो रही है, जो वहां के टेक्नोक्रेट्स उसमें डाउन हो रही है, उसे वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, समय हो गया, लेकिन मैं 30 सेकंड जरूर चाहूंगा कि भारत को कितना सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समय का अभाव। मैं गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं बहुत ही शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि अब हमें कितना इंतजार करना चाहिए या बहुत कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और हालात और परिस्थितियों पे को देखते पर हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? देखिए, हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे फार्मर्स के और डेयरी सेक्टर के इंटरेस्ट पूरी तरह प्रोटेक्ट होने चाहिए। ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, उसके अगेंस्ट में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, पहली चीज।
दूसरी चीज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ट्रम्प ये एक्शन लेता है तो हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका से कम किए जाएं और वो रशिया की तरफ ज्यादा बढ़ाए जाएं, तो उनको पता लगेगा कि उनको किस तरह से नुकसान होगा। क्योंकि चाइना के पास 3 लिवरेजेज हैं। एक तो रेयर अर्थ उनके पास है जिसको अमेरिका को जरूरत पड़ती है पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और उनके नए इनोवेशन उनके लिए। और दूसरा उनके पास क्या है कि अभी वो मिलिट्री इक्विपमेंट में थोड़ा कॉम्पीट करना शुरू कर दिया अमेरिका के साथ में, तो वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको, तो वो भी एक थ्रेट है। और तीसरा उनकी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो बहुत बड़ा है, तो वो लिवरेजेज हमारे पास नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास लिवरेजेज हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। और उन लिवरेजेज को यूज करते हुए हमें उनकी थ्रेट के अंदर हमारे जो इंटरेस्ट है उनको सबसाइड नहीं करना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक डील आ जाए, तो जिससे झगड़ा भी खत्म हो और इंटरेस्ट भी हमारे बच सके। और मेरे को लगता है कि वो डील हो पाएगा। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो चुका, लेकिन मैं चलते चलते इतना जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि हालात और परिस्थिति दुनिया के सामने इस तरह की हैं कि जहां देखो वहीं पे चारों तरफ को हितों को लेकर टकरा रहा है। कहीं युद्ध जैसे हालात हैं तो कोई ना कोई एक देश के साथ आपके हित टकरा रहे हैं। हम लोग वैसे तो रहे कि वसुधैव कुटुंबकम का हम भाव भी रखते हैं और सबको साथ लेकर चलने का भी विचार रखते हैं। हम चाहते हैं कि हिंसा भी नहीं होनी चाहिए और सब लोग अपना काम करने चाहिए। लेकिन विकसित राष्ट्रों का एक ही सब होगा होता है कि कैसे भी करके तनाव रहेगा, उनके वेपन्स बिकेंगे ताकि उनकी इकोनॉमी और डेवलप हो सकेगी। अमेरिका की अपनी कुछ परिस्थितियां हैं, वो हालात से भी जूझ रहे हैं, जिस तरह का कर्ज है और जिस तरह की पॉलिसी आने वाले दिनों के लिए बनाना चाह रहे हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिकन का ध्यान बजाय इंटरनल वो बाहर के पॉलिसीज पे फोकस करें और जो कुछ वो करना चाह रहे हैं वो करें। लेकिन इतना समझदार देश है ट्रम्प साहब, वो सोच के चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है। जैसे पहले भी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि व्यापार और फॉरेन पॉलिसी को आप मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उनको ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। खैर, अभी स्थितियां हैं और अभी कुछ दिन के स्थितियों को भापना होगा और उसी के बाद कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए। भारत में रणनीतिकार बैठे हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, तमाम चीजों को सतोलना चाहिए। और जो मैं समझ पाया हूं गुप्ता साहब की बात को, हमें प्रो अमेरिका नहीं चलना चाहिए, हमारे पुराने जो मित्र हैं उनकी ओर भी हमें फोकस करना चाहिए, खासकर रसिया के साथ में। तो मुझे लगता है कुछ बैलेंस की स्थितियां बन सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।